सिवान की गलियों में आज भी उसके नाम की गूंज सुनाई देती है। भले ही वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके किस्से अब भी लोगों के बीच जिंदा हैं। वह जितना ताकतवर था उतना ही दुस्साहसी भी था। एक बार की बात है, जब वह स्कूल की निरीक्षण करने निकलता है। उसके साथ उसके आदमी थे, लेकिन उनमें से एक आदमी ऐसा भी होता है जिसे पुलिस ने अपने डायरी में मोस्ट वांटेड घोषित कर चुकी होती है। जब इस बारे में डीएसपी संजीव कुमार को पता लगता है कि वह मोस्ट वांटेड फिर से एक बार सिवान के साहब के साथ गश्त पर आया हुआ है, तो वह डीएसपी संजीव कुमार बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंच जाते हैं और फैसला करते हैं कि आज उसे किसी भी प्रकार से वे गिरफ्तार कर लेंगे। डीएसपी संजीव कुमार जैसे ही उस मोस्ट वांटेड अपराधी को घेरने की तैयारी करते हैं ताकि उसे पकड़ा जा सके, सिवान के साहब एक कुटिल मुस्कान भरी अंदाज में कहते हैं कि डीएसपी साहब, आपको शायद पता नहीं कि ये इलाका किसका है। तभी डीएसपी संजीव कुमार ने पलटकर जवाब दिया कि कानून किसी का नहीं होता। तभी वहां बात बढ़ने लगती है और फिर अचानक वह होता है जिसका किसी ने उम्मीद तक नहीं किया था। तभी सिवान के साहब ने सीधे डीएसपी साहब को थप्पड़ जड़ दिया। पूरा इलाका सन रह गया। पुलिस का खून खौल उठता है। अगले ही पल हुक्म होता है, गिरफ्तार करो इसे। लेकिन वह कोई आम अपराधी नहीं होता, भागने में माहिर था और जब वापस लौटा तो और भी ताकतवर बनकर। उसके पास जो हुआ वह इतिहास है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब वह नहीं रहा तो उसकी जगह कौन ले रहा है? क्या सिवान का कोई नया बाहुबली उभर रहा है? सिवान की गलियों में अब भी उसकी दहशत जिंदा है, लेकिन उसकी गद्दी खाली पड़ी है। उसका बेटा ओसामा अपने पिता की जमीन जायदाद और करोड़ों की दौलत का वारिस तो बन गया, लेकिन वह नाम और रुतबा नहीं कमा सका जो उसके पिता के पास थी। उसकी पत्नी ने भी कोशिश की, राजनीति में हाथ आजमाया, चुनाव लड़े, लेकिन आज तक जीत नहीं सकी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यह है कि जिसने उसकी जगह ली वह कोई और नहीं बल्कि उसी का परछाई बनकर काम करने वाले शख्स का बेटा है। हालात ऐसे हैं कि अब शहाबुद्दीन का ही परिवार उसकी दहशत के साए में जीने को मजबूर है। यह वही सिवान है जहां कुछ लोग उसे भगवान तक कहने से पीछे नहीं हटते, लेकिन हकीकत यह भी है कि उसके किए गए गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसके अच्छे कर्म उसकी परछाई तक नहीं छू सकते। अगर आपको यकीन ना हो तो तेजाब कांड का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इससे पहले कि हम आपको उस खौफनाक रात की कहानी सुनाएं, एक जरूरी बात, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल दबा दीजिए ताकि ऐसे ही अनसुनी और सच्ची कहानियां आप मिस ना कर सकें। और अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो यकीन मानिए हमारे लिए आपसे बेहतर कोई नहीं है। तो चलिए अब उस रात की कहानी पर वापस आते हैं। तारीख होता है 16 अगस्त साल 2004 का, जब सिवान के एक दुकानदार चंदा बाबू की दुनिया उजड़ गई। उनकी दो दुकानें थी, एक किराने की होती है और दूसरी परचून की। उस रात जब वह खुद दुकान पर थे, उनके दोनों बेटे दुकान संभाल रहे होते हैं। एक दुकान पर सतीश और दूसरी पर ग्रीस। दुकान पर सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कुछ बदमाश वहां आए और सीधे धमकी देने लगे, 2 लाख रुपए रंगदारी चाहिए अभी के अभी। उनमें से एक ने ठेठ अंदाज में कहा। दुकान पर बैठे चंदा बाबू के बेटे सतीश ने साफ इनकार कर दिया। रंगदारी, तुम लोग पगला गए हो क्या? उसने गुस्से में जवाब दिया, लेकिन यह सुनकर बदमाश और भी भड़क गए। बात इतनी बढ़ जाती है कि धक्का मुक्की शुरू हो गई। सतीश को समझ आ गया कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। वह तेजी से घर की ओर भागा और वहां से तेजाब की बोतल उठा लाया। वापस आकर उसने बदमाशों पर तेजाब उछाल दिया, लेकिन यह कदम उसके लिए बहुत ही भारी पड़ गया। बदमाश तिलमिला गए। उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने ताबड़तोड़ हमला किया और दुकान में आग लगा दी। उस वक्त चंदा बाबू का तीसरा बेटा राजीव छिपकर यह सब देख रहा था, लेकिन उसकी नजर बच नहीं सकी। बदमाशों ने उसे भी पकड़ लिया। अब तू भी देख तेरे भाई का क्या हाल होता है।
उनमें से एक ने दहाड़ते हुए कहा, उन्होंने सतीश और गिरीश को रस्सियों में बांध दिया और फिर वह किया जिसकी कल्पना भी रूह कांपा देगी आपकी। एक पूरी बाल्टी तेजाब उठाई और दोनों भाइयों के ऊपर ही उड़ेलती। चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई उन्हें बचाने तक नहीं आया। तेजाब से झुलसे हुए उनकी तड़पती लाशें वहीं गिर गई, मगर यह खौफनाक मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। अब इनके लाश के टुकड़े कर दिए गए। एक बदमाश बोला, उन्होंने शरीर के टुकड़े किए और बोरे में भरकर फेंक दिया, लेकिन राजीव की किस्मत ने उसका साथ दिया। किसी तरह वह बदमाशों के चंगुल से भागने में कामयाब रहा। दौड़ते दौड़ते वह सीधे सांसद के घर पहुंचा और खुद को अंदर बंद कर लिया। इस खौफनाक वारदात के बाद चंदा बाबू के परिवार पर ऐसा संकट आया कि उनका एक अपाहिज बेटा और दो बेटियां भी डर से घर छोड़कर भाग जाती हैं। चंदा बाबू को खुली धमकी दी गई कि अगर जान बचानी है तो भूलकर भी सिवान में मत आना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। न्याय पाने की उम्मीद में वह नेताओं की दरवाजे खटखटा रहे होते हैं, पुलिस अफसरों से गुहार लगाते रहे, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, हम कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार चंदा बाबू बिहार पुलिस के डीजीपी से मिले। उनकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद डीजीपी गुस्से में उठे और सीधे एसीपी को फटकार लगाई, इतना बड़ा मामला दबा दिया गया, तुरंत केस दर्ज करो, फिर मुकदमा शुरू होता है। और सबकी नजरें उस पर टिक गईं, लेकिन क्या चंदा बाबू को न्याय मिला? क्या इंसाफ की जंग जीतना इतना आसान था? चंदा बाबू ने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए पूरी जिंदगी कानूनी लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई शुरू हुई बिहार में बाहुबलियों का आतंक अपने चरम पर था। कानून ताकतवर के इशारों पर नाचता था और आम आदमी के लिए इंसाफ सिर्फ एक सपना होता था। लेकिन वक्त बदला। नीतीश सरकार ने शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की और मामला कोर्ट में लंबा खिंचता चला गया। फिर आया वह साल जिसने चंदा बाबू की बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी। 2014 में उनका इकलौता बचा हुआ बेटा राजीव को, जो तेजाब कांड का गवाह था, शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा होता है। लेकिन शादी के सिर्फ 18 दिन बाद 16 जून 2014 को उसे भी गोलियों से भून दिया जाता है। तूने सोचा था कि गवाही देकर बच जाएगा, राजीव के हथियारों ने यही कहा होगा, लेकिन यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं थी, यह उस समाज के मुंह पर तमाचा था जहां कानून से ज्यादा ताकतवर अपराधी होते हैं। शहाबुद्दीन पर पहले से भी कई मामले दर्ज थे, लेकिन 2005 में उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तेजाब कांड में उसे दोषी करार दिया गया और फिर हाई कोर्ट ने उसकी सजा बरकरार रखी। पर क्या यह न्याय था? क्या यह वही इंसाफ था जिसकी उम्मीद चंदा बाबू ने की थी? अपने को खोने के बाद, सालों तक अदालतों के चक्कर लगाने के बाद, अंत में चंदेश्वर प्रसाद और चंदा बाबू भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या अपराध की जड़ें इतनी गहरी है कि कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता? शहाबुद्दीन की आपराधिक मानसिकता को समझने के लिए बस यही एक मामला काफी नहीं है। उसकी जिंदगी का हर पन्ना अपराध, खून और सत्ता के खेल से भरा पड़ा था। अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री 1986 में हुई, जब वह सिर्फ 19 साल का होता है। उस साल उस पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसके बाद उसके नाम पर दर्ज मामलों की गिनती करना भी मुश्किल हो गया। जो भी उसके खिलाफ खड़ा हुआ वह या तो मिटा दिया गया या फिर गुमनामी में चला गया। अगर आपने वेब सीरीज रंगबाज डर की राजनीति देखी होगी तो आने वाली कहानी के कुछ दृश्य आपको, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे समाज की न्याय व्यवस्था की आईना दिखाती है। चंद्रशेखर प्रसाद की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचारधारा की थी। एक ऐसा सपना जिसमें समाज की असमानता को मिटाने की आग थी। उनका जन्म 20 सितंबर 1964 को बिहार के सिवान जिले में एक साधारण परिवार में होता है। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अन्याय और शोषण को करीब से देखा है, और शायद यही वजह थी कि उनके भीतर बदलाव की चिंगारी बहुत पहले से ही चल चुकी थी। शिक्षा में तेज थे तो घर वालों ने उन्हें एनडीए की तैयारी के लिए भेजा, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी राह कुछ और है। वह बदलाव लाना चाहते थे, सिस्टम से लड़ना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में दाखिल लिया।
पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति में भी गहरी दिलचस्पी लेने लगे और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ISS का हिस्सा बन गए। उनके जोशीले भाषणों और बेबाक तेवरों की वजह से वह जल्द ही छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गए। जब पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने बड़े शहर में करियर बनाने के बजाय वापस अपने गांव लौटने का फैसला लिया। मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना है। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था। सिवान लौटकर उन्होंने वहां के हालात को बदलने का संकल्प लिया और सीधा उस शख्स से टकराने का इरादा कर लिया जिसने वहां दशकों से खौफ का साम्राज्य खड़ा कर रखा था। सिवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई पोस्टर भी नहीं लगा सकता था। चंद्रशेखर ने इस डर को मिटाने के लिए पहला कदम उठाया। उन्होंने खुलकर बाहुबली का विरोध करना शुरू किया, नुक्कड़ सभाओं में लोगों को जागरूक किया, उसके अत्याचारों के खिलाफ आवाजें बुलंद की। देखते ही देखते वह शहाबुद्दीन के निशाने पर आ गए, लेकिन वह रुके नहीं। फिर आया वह दिन जिसने उनके संघर्ष को इतिहास बना दिया। 31 मार्च 1997 सिवान का जेपी चौक। चंद्रशेखर अपने चिर परिचित अंदाज में नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। भीड़ जुटी थी, लोग उनकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक 2 बाइक सवार वहां आए और बिना कुछ कहे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। चंद पलों में ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। चंद्रशेखर वहीं गिर पड़े। उनका शरीर खून से लथपथ था। उनके साथ खड़े पार्टी कार्यकर्ता श्याम नारायण यादव भी गोलियों का शिकार हो गए। लोगों की आंखों के सामने एक उम्मीद को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जिस डर को खत्म करने का सपना चंद्रशेखर ने देखा था, उनकी हत्या के बाद वह डर और भी गहरा हो गया। लेकिन क्या उनके विचारों को खत्म किया जा सकता था? नहीं। उनकी शहादत ने सिवान के लोगों के भीतर एक नई आग जला दी, एक ऐसी आग जिसने सालों बाद शहाबुद्दीन के साम्राज्य को नस्तो नाबूद करने की बुनियाद रखी। चंद्रशेखर आज भी एक नाम ही नहीं बल्कि एक आंदोलन है। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। JNU के स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए, नारे गूंजने लगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। दिल्ली से लेकर बिहार तक विरोध प्रदर्शन हुए। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर कब तक? लेकिन न्याय मिलना इतना आसान भी नहीं था। इस हत्याकांड की जांच में सालों बीत गए, आरोपी साफ बचते रहे और हम बस इंतजार करते रहे। चंद्रशेखर के परिवार ने यही दर्द शहाबुद्दीन के राजनीतिक रसूख ने कानूनों की बेड़ियों को चक्कर दिया। सिस्टम बेबस नजर आया। फिर वक्त बदला। 19 साल 5 साल 2016 में शहाबुद्दीन को कई मामलों में दोषी ठहराया जाता है, लेकिन चंद्रशेखर के परिवार को वह इंसाफ नहीं मिला जिसकी उन्हें वर्षों से उम्मीद होती है। हालांकि चंद्रशेखर अब सिर्फ एक नाम नहीं थे, वह एक विचारधारा बन चुके थे। युवा उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले यूथ आइकन की तरह देखने लगे। इस बीच शहाबुद्दीन का कद बढ़ता चला जाता है। वह राजनीति में पूरी तरह उतर चुका था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। सत्ता बदल रही थी, लेकिन सिवान में एक समांतर सरकार चल रही थी जिसका सरगना था शहाबुद्दीन। यहाँ कानून मेरे हिसाब से चलेगा। वह खुलेआम अपने फैसले सुनाने लगा। वह सिर्फ सिवान तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वह पूरे बिहार में अपना खौफ जमाना चाहता था। जिस पर उसकी नजर पड़ती उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। हत्या, फिरौती, बूथ लूट, अपहरण, उसके खिलाफ मामले दर्ज होते रहे, लेकिन सत्ता की ताकत उसकी ढाल बनी रही। फिर एक दिन जब एक डिप्टी SP राजद के एक नेता को गिरफ्तार करने गया तो शहाबुद्दीन खुद सामने आकर पुलिस के रास्ते में खड़ा हो गया। किसी ने उसे छुआ तो ठीक नहीं होगा। जब नोक झोंक बढ़ती है तो शहाबुद्दीन ने पुलिस अधिकारी को सरेआम ही थप्पड़ जड़ दिया। बस यही वह पल था जब पुलिस महकमा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज नहीं छोड़ा जाएगा। शहाबुद्दीन के गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस और उसके गुर्गों के बीच गोली पारी छिड़ गई। गोलियों की तड़पड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। 6 लोग मारे भी जाते हैं, उनमें से पुलिसकर्मी भी थे। यह पहली बार था जब सत्ता का नशा उसकी ताकत पर भारी पड़ी, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। यह वह घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया। खुद लालू यादव को शहाबुद्दीन से किनारा करना पड़ा। तो कभी सत्ता का खासम खास था, अब उसकी परछाई से लोग बचने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। बिहार
पुलिस महकमे में टीपी ओझा नए डीएसपी बनकर आए। उन्होंने शहाबुद्दीन की पूरी क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। पुराने केस दोबारा खुलते सबूत जुटाए गए। उनमें एक मामला मुन्ना चौधरी के अपहरण और हत्या का। इस बार शहाबुद्दीन के खिलाफ वारंट जारी हुआ। मामला इतना संगीन था कि आखिरकार उसे कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा, लेकिन यह सिर्फ एक मोड़ था, अंजाम अभी बाकी था। पॉलिटिकल सिस्टम फिर से उसकी ढाल बन गया। डीपी ओझा का सत्ता से टकराव शुरू हुआ। उन्हें इतना दबाव दिया गया कि आखिरकार मजबूरी में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। पर अब वक्त बदल चुका था। शहाबुद्दीन का जेल आना जाना लगा रहा। पुलिस छापेमारी करती रही और हर बार उसके पास से कुछ ऐसा मिलता जो कानून को छक छोड़ देता। पाकिस्तान में बने हथियार, नाइट विजन डिवाइस, आधुनिक, और ये सब उसकी ताकत और उसके कनेक्शन की गवाही देते थे। लेकिन जितनी बड़ी ताकत थी, पतन भी उतना ही भयानक होने वाला था। एक दिन जब वह दिल्ली में संसद सत्र में शामिल होने की तैयारी कर रहा था, तभी बिहार पुलिस ने दिल्ली से ही उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार मामला गंभीर था। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। समय का पहिया घूम चुका था। जेल में रहते हुए भी दुनिया में कोरोना का आतंक शुरू हुआ। शहाबुद्दीन भी इस महामारी के चपेट में आ गया। इलाज के दौरान 1 मई 2021 को अस्पताल के एक बेड पर उसकी मौत हो जाती है। जो कभी सिवान में आतंक का दूसरा नाम था, आज वह खुद गुमनामी की धुन में खो चुका था। लेकिन क्या उसके जाने से उसका साम्राज्य खत्म हो गया? नहीं। शहाबुद्दीन के द्वार में उसके आसपास रहने वाले कई लड़के उसके हर कांड में शामिल होते थे। उनमें से 2 नाम खास थे, अयूब खान और रईस खान। यह दोनों भाई शहाबुद्दीन की पर्सनालिटी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसे अपना भगवान मान लिया था। भाई जैसा बनने के लिए भी जान दे देंगे। पर हकीकत यह थी कि उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं था। शहाबुद्दीन के खिलाफ जाने का मतलब था सीधा मौत। लेकिन दुनिया में वक्त से बड़ा कोई बादशाह नहीं होता। वक्त जिसके साथ होता है वह राजा होता है। पर जिस दिन वक्त खिलाफ हो जाए तो चींटी भी हाथी को गिरा देती है। शहाबुद्दीन के साथ भी यही हुआ। जब उसका वक्त बदला तो वह चाहे जितना भी जोर लगा ले, उसका पुराना रसूख कभी वापस नहीं आ सका। एक जमाना था जब शहाबुद्दीन जिस इलाके से चुनाव लड़ता, वहां उसके विरोध में कोई पोस्टर तक नहीं लगा सकता था। लेकिन 2005 में पहली बार उसकी हुकूमत को खुली चुनौती मिली। जिस खान ब्रदर्स अयूब खान और रईस खान ने हमेशा उसे अपना आदर्श माना था, उनके पिता कमरुल हक ने ही उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कमरुल हक ने शहाबुद्दीन के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यह सुनते ही शहाबुद्दीन भड़क उठा। पहले उसने समझाने की कोशिश की, देखिए हक साहब, यह इलाका मेरा है, यहाँ मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, आप पीछे हट जाइए। पर कमरुल हक झुकने नहीं। उन्होंने साफ कह दिया, अब यह चुनाव में लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। बस फिर क्या था, चुनाव से ठीक पहले शहाबुद्दीन ने कमरुल हक को किडनैप कर लिया। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सबको पता था कि इस अपहरण के पीछे कौन है, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब शहाबुद्दीन ने हक साहब को छोड़ा तो वह बुरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने जो कुछ सहा था वह अपने बेटों को बताया। अयूब खान और रईस खान सख्ते में आ गए। जिस शहाबुद्दीन के लिए हम जान देने को तैयार थे, उसी ने हमारे अब्बा को अगवा कर लिया। यही है हमारी वफादारी का इनाम। अब कहानी बदल चुकी थी। खान ब्रदर्स ने ठान लिया कि वह अपने पिता का साथ देंगे और शहाबुद्दीन से बगावत करेंगे। इसी बीच शहाबुद्दीन के सितारे गर्दिश में थे। कानून की पकड़ कसती जा रही थी। आखिर वह जेल पहुंचा और फिर कभी बाहर नहीं आ सका। जेल में बैठकर उसने अपनी पत्नी हिना साहब को राजनीतिक वारिस बना दिया। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद उसका खौफ ही लोगों को दिलों से मिटने लगा। हिना साहब ने पूरी कोशिश की कि वह चुनाव लड़े और जीत जाए, लेकिन जनता साफ संदेश दे दी कि अब सिवान पर शहाबुद्दीन का राज खत्म। इधर खान ब्रदर्स का दबदबा बढ़ता जा रहा था। अब वही सिवान जो कभी शहाबुद्दीन के इशारे पर चलता था, खान ब्रदर्स के कब्जे में आ चुका। लेकिन यहाँ भी कहानी अधूरी नहीं। अयूब खान अब पूरी तरह अपराध की दुनिया में डूब चुका था। वही रईस खान ने वही तरीका अपनाया जो कभी शहाबुद्दीन ने अपनाया। नेता बने लेकिन गुनाह मत छोड़ो। रईस खान अब राजनीतिक का मुखौटा पहन चुका था, लेकिन असल में वह उसी पुराने खेल को खेल रहा था जो कभी शहाबुद्दीन खेलता था। समय बदलता है, चेहरे बदलते हैं, पर कहानियां वही रहती है। रईस खान ने ही राजनीति के मैदान में अब तक अपनी मजबूत पकड़ ना बनाई हो, लेकिन शहाबुद्दीन के खानदान से उसकी ठनी रहती है। यही तनातनी यूं ही चल रही थी। लेकिन 4 अप्रैल 2022
को मामला गर्म हो गया। उस दिन रईस खान अपने गांव में था जब AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। रईस खान किसी तरह बच निकला, मगर उसके साथ खड़े 2 लोग वहीं ढेर हो गए। यह हमला किसने करवाया? रईस खान ने सीधे शहाबुद्दीन के बेटे उसामा का नाम लिया और थाने में FIR दर्ज करा दी। अब अगर यह पुराना बिहार होता तो जवाब भी गोलियों से ही मिलता, लेकिन अब बिहार बदल चुका है। अब सड़कों पर गोलियां कम और राजनीतिक चालें ज्यादा चल रही हैं। रईस खान की शिकायत के बाद हिना साहब खुद DM से लेकर CM तक दौड़ने लगी। मेरा बेटा निर्दोष है, इसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। हर जगह यही बात दोहराई जा रही थी, पर सियासत के इस खेल में एक और ट्विस्ट आ गया। रईस खान का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में वह एक डांसर के साथ मस्ती करता नजर आ रहा था और पास में हथियार भी रखे थे। अब लोग सवाल उठाने लगे कि जिसे खुद की जान का खतरा है वह इस तरह मस्ती कैसे कर सकता है। रईस खान ने सफाई दी, यह वीडियो पुराना है, इसे बेवजह उछाला जा रहा है। लेकिन इस लड़ाई का दूसरा किरदार उसामा शहाबुद्दीन भी किसी से कम नहीं था। उसका जलवा भी किसी गैंगस्टर से कम नहीं था। पिता की ही तरह उस पर भी शूट आउट के कई मामले दर्ज हैं। जब भी उसामा कोर्ट में पेशी पर जाता है या कहीं बाहर निकलता, पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसके पिता के पीछे चला करता था। वह लंदन से लॉ की पढ़ाई करके लौटा, लेकिन इरादे कुछ और ही हैं। अब सवाल यही है, क्या उसामा अपने पिता के नक्शो कदम पर चलेगा या वक्त की हवा उसे कहीं और ले जाएगी? तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपको ऐसे ही फिर से नई कहानियों के साथ।